हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके मिड टर्म एग्जाम PT3 और फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 फाइनल ईयर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज के लिए स्पेसिफाई है, क्यों, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या स्पेशल है जिस चीज के लिए वो स्पेसिफाई है। तो ऑप्शन है आपके, हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन सोसाइटी, which political party will win, which principal state will control the country और which party leader will become the president। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो स्पेसिफाई है वो है who has the power to make decision in society। ऑप्शन ए कि यानी किसी एक व्यक्ति के पास या ग्रुप ऑफ पीपल के पास पावर होना ताकि वो सोसाइटी के लिए डिसीजन ले सकें, कि सोसाइटी के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ वेलफेयर स्कीम चला सकें, कुछ नए कानून बना सकें, कानूनों को इम्पोज कर सकें और देश को एक पैरेलल और पॉजिटिव प्रोग्रेस कराने के लिए काम कर सके। तो उसके लिए क्या होगा, जो पावर है वो किसी व्यक्ति के पास होनी चाहिए। पावर जो है किसी, जैसे इंडिया में पावर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। फिर वो प्राइम मिनिस्टर जो है उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने कैबिनेट मिनिस्टरों में। मगर प्राइम मिनिस्टर बनते कैसे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा। जब पब्लिक वोट देती है, जब हम वोट देते हैं तो हम अपने सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं और उसके द्वारा क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए स्पेसिफाई है, ताकि पावर जो है डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो सके। नेक्स्ट है, मैच द प्रोविजन बोरो फ्रॉम द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। तो कौन कौन से प्रोविजनों को अलग अलग कंट्रियां फॉलो करती हैं या बोरो करती हैं, लेती हैं। तो पहला है लॉ मेकिंग प्रोसीजर। तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉ मेकिंग प्रोसीजर को बोरो करता है। दूसरा है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट। थर्ड है फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फैटर्निटी, प्रिंसिपल ऑफ फैटर्निटी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है। तो ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है आपका, द यूनाइटेड किंगडम डज नॉट हैव वन सिंगल डॉक्यूमेंट दैट कैन कॉल द डैश। तो यूनाइटेड किंगडम के पास कौन सा ऐसा, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको क्या बोला जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन, दैट कैन कॉल कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूनाइटेड किंगडम के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑर्डर काउंसिल है, लॉ भी है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो यूनाइटेड किंगडम जो है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो एक ऑर्डर में इनको ऑप्शनों को चूज करना है। ऑप्शन है पहला, मोतीलाल नेहरू कमिटी डिमांडेड बिल ऑफ राइट। दूसरा, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनॉग्रेटेड। थर्ड है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ, राइट इन द प्रॉपर्टी विद रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे इवेंटों को क्रोनोलॉजिकल, यानी कौन सा ऑर्डर पहले आया, उसके बाद दूसरा ऑर्डर, उसके बाद तीसरा ऑर्डर, तो इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना। तो क्वेश्चन में बोला हमसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, तो हमें पता होना चाहिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, यानी जो चीज पहले, कौन सी चीज पहले हुई, अर्लीस्ट, कौन सी चीज जो सबसे पहले हुई। तो अर्लीस्ट से जो चीज पहले होती है उसे क्या बोलते हैं, अर्लीस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्लीस्ट। क्या बोलेंगे, अर्लीस्ट से लेके जो चीज अभी लेटेस्ट चल रही है, जो चीज लेटेस्ट चल रही है, तो यानी ओल्ड से न्यू आप कह सकते हो उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी पहले क्या था उसके बाद क्या हुआ। या ऐसे कह सकते हो कोई चीज 2005, फिर उसके बाद 2006 में कुछ हुआ, फिर 2007 में कुछ हुआ, ये सब क्या कहलाएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहलाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि क्वेश्चन फोर्थ में बताओ कौन से इवेंट पहले हुए, कौन से इवेंट बाद में हुए। तो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन में बताने के लिए बोला है। तो इसके अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम देख लेते हैं क्या रहे। तो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहे हैं वो आपका सबसे पहले मोतीलाल नेहरू कमेटी डिमांड बिल राइट, ये
पहला ऑर्डर है, फर्स्ट है। उसके बाद दूसरा था फंडामेंटल ड्यूटी वर इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड है ये वाला, मतलब मोतीलाल नेहरू कमेटी के बाद जो फंडामेंटल ड्यूटी थी उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। उसके बाद राइट टू पॉवर्टी का जो अधिकार लाया गया, राइट टू पॉवर्टी रिमूव करे गया फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल राइट से राइट टू पॉवर्टी, जो राइट टू प्रॉपर्टी, सॉरी, जो राइट था प्रॉपर्टी का उसे फंडामेंटल राइट से रिमूव करा गया। और लास्ट ऑर्डर था साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन को इनॉग्रेट करना, ये फोर्थ ऑर्डर आता है हमारा। ठीक है, रुकिए, हाँ, तो ये जो है, तो जो हमारा, तो हमारा जो ऑप्शन है, सॉरी देखो थोड़ा कुछ चेंज है इसमें, दोबारा एक बार देख लेते हैं। तो जो पहले है हमारा, फर्स्ट तो मोतीलाल नेहरू जी कमेटी जो थी वो डिमांड हुई थी, फर्स्ट यही है। सेकंड है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो थर्ड है, थर्ड में आएगा राइट टू द पॉवर्टी, थर्ड में फोर्थ ये है, और फोर्थ वाला यही है आपका। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होते हैं? सबसे लेटेस्ट, सबसे अर्लीस्ट यानी ओल्ड, ओल्ड से जो न्यू हो जाता है उसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे ओल्ड कौन सा है? मोतीलाल नेहरू। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद आपका फंडामेंटल ड्यूटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई, यानी एडमिट, उन्हें ऐड करा गया। फिर राइट टू प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी का राइट था उसको हटाया गया फंडामेंटल राइट से। और फिर साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इनॉग्रेशन का है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा आपसे हेबिसियस, क्या पूछा? हेबियस कॉर्पस का क्या मीनिंग होता है? तो पहले तो क्वेश्चन में पूछा है आपसे हेबियस कॉर्पस मीन दैट, हेबियस कॉर्पस का मीनिंग, तो हेबियस कॉर्पस का मीनिंग है क्या है? हेबियस कॉर्पस का मीनिंग यानी आपको जो है, जो भी क्रिमिनल है उसको भी क्या दिया जाता है? राइट दिया जाता है जब तक वो क्रिमिनल नहीं है, यानी इलीगली अगर आप किसी को जेल में डालें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हेबियस कॉर्पस का मीनिंग क्या है? राइट ऑफ अ सिटीजन टू ऑब्टेन एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल इम्प्रिजमेंट, यानी इलीगली आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते, ये हेबियस कॉर्पस का मीनिंग है। तो अ कोर्ट ऑर्डर टू अ लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर द मैटर पेंडिंग बिफोर इट, और कोर्ट ऑर्डर द अरेस्ट पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट, और अ पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड द ऑफिस। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, कोर्ट ऑर्डर दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। तो कोर्ट जो है एक ऑर्डर देता है, क्या कोर्ट ऑर्डर देता है? कोर्ट ऑर्डर देता है जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसको कहाँ पे लाया जाए? उसे कोर्ट में लाया जाए। ये क्या है? ये मीनिंग है हेबियस कॉर्पस का। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है आपका असर्शन रीजन। असर्शन है राइट टू इक्वालिटी इज एन इंपॉर्टेंट राइट गिवन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। जो सभी इंडिया के सिटीजन हैं उनको इक्वालिटी का क्या दिया गया? अधिकार दिया है। क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है इंडिया के सिटीजनों के लिए? तो यस, ट्रू है, क्योंकि सभी लोगों को क्या है? इक्वालिटी का अधिकार देना, ये तो बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट राइट है सभी सिटीजन्स के लिए। चाइना में ऐसा नहीं है कि सभी को इक्वल राइट दिया जाए, साउथ अफ्रीका में भी नहीं है, मगर इंडिया में सभी सिटीजन्स को क्या दिया गया है? इक्वल राइट दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट राइट है, असर्शन ट्रू है। इट प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, करेक्ट। तो इसका रीजन भी क्या है? करेक्ट है, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी का राइट जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंटों को भी और प्राइवेट को भी, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। क्लियर है? तो असर्शन भी करेक्ट है और इसका रीजन भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द चीफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड फॉर द टर्म ऑफ। तो चीफ इलेक्शन कमीशन कितने समय के लिए अपॉइंट करी जाती है? तो चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है 5 ईयर के लिए। तो इंडिया में 5 ईयर तक जो है चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, और उसके बाद फिर डिसॉल्व कर दिया जाता है। फिर नए टर्म के लिए नई जो होती है मीटिंग्स के थ्रू और वोटिंग के थ्रू उनको दोबारा से क्या करा जाता है? जो प्रोसीजर है वो फॉलो करे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है
हु कंडक्ट द इलेक्शन इन इंडिया, इंडिया में इलेक्शन कौन करवाता है। देखो एक तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, तो पार्टिसिपेट तो पार्टियां करती हैं, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाजवादी, डिफरेंट, आम आदमी पार्टी, ये सब पार्टियां हैं जो क्या करेंगी, उस जो भी इलेक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। और मगर वो जो पार्टिसिपेशन होता है, यानी आप कह सकते हो जो फंक्शन है या इलेक्शन है उसको कराने की जिम्मेवारी कौन लेता है, किसके अंडर में इंडियन इलेक्शन जो है उनको कंडक्ट कराने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होती है वो हमेशा इलेक्शन कराती है, उसके अंडर, वो किसी सरकार के अंडर नहीं होती, ये गवर्नमेंट सेक्टर होता है जिसका काम होता है फ्री और फेयर इलेक्शन कराना, बिना किसी पार्टी के दबाव में आए हुए, चाहे वो रूलिंग हो चाहे पोजीशन हो, ये इलेक्शन को फ्री और फोर्सफुली इलेक्शन कराया जाता है, और वो कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, एट द स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस, स्टेट लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कौन होते हैं। तो स्टेट लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं यानी जो किसी स्टेट के वेलफेयर के लिए या कुछ लॉज में चेंज करने के लिए, अमेंडमेंट करने में जो इम्पोर्टेंट पार्ट किन का होता है, तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं किसी स्टेट के लिए। और कंट्री लेवल पे कौन होगा, कंट्री लेवल पे तो आपको पता ही है कि कंट्री लेवल पे कौन हो सकता है, तो कंट्री लेवल पे प्राइम मिनिस्टर वगैरह होंगे, मगर स्टेट लेवल पे देखा जाएगा तो वो कौन होंगे, ठीक है। कंट्री लेवल पे कौन होते हैं, कंट्री लेवल पे तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, मगर स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर या गवर्नर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर 1989 एग्जीक्यूटिव वाज इन्फ्लुएंस्ड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द इंडियन पॉलिसी। तो 1989 में जो एग्जीक्यूटिव थे उन पे किस चीज का इन्फ्लुएंस था, इन्फ्लुएंस का मतलब किस चीज का प्रभाव पड़ा, विच द फॉलोइंग इंडियन पॉलिसी, और जो उन इंडियन पॉलिसीज के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो मल्टी पार्टी कॉलिजन, तो 1989 से पहले क्या था, एक सिंगल पार्टी, 1989 से पहले एक सिंगल पार्टी थी का सिस्टम चलता था। तो यहाँ पे बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में 1989 में जो इंडियन पॉलिसीज थी उनमें क्या चेंजेस आए, एग्जीक्यूटिव जो थे, या एग्जीक्यूटिव का मतलब समझ गए होंगे आप कि सीएम, प्रेसिडेंट, ठीक है, ये सब जो है इनमें कौन से चेंज आने लगे। तो उस टाइम पे मल्टी पार्टी कॉलिजन से ये सब क्या हो गए, इन्फ्लुएंस होने लगे। उससे पहले क्या था, वन पार्टी डोमिनेंस कह सकते हैं, वन पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम हुआ करता था। जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस आई, कांग्रेस ने काफी समय, उसके बाद दूसरी पार्टी बीजेपी आ गई, और बीजेपी के बाद धीरे धीरे पार्टियां आती चली गई। ये पार्टियां क्या होती गई, कुछ पार्टियां तो स्टेट लेवल पे आने लगी, कुछ नेशनल लेवल पे, मगर बहुत सारी पार्टियां आ गई। मगर 1989 के बाद जब ऐसा लगने लगा कि कोई एक पार्टी जो है सरकार नहीं बना सकती, तो दो या तीन पार्टियां मिलकर क्या करने लगी, अपनी गवर्नमेंट का कॉलिजन यानी कॉम्बिनेशन करने लगे, उसे बोला गया मल्टी पार्टी कॉलिजन। तो मल्टी पार्टी कॉलिजन स्टार्ट कब हुआ, 1989 से हुआ, और एग्जीक्यूटिव जो थे वो इससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे कि उन्हें लगने लगा, ठीक है। आज की डेट में भी आपने देखा होगा एनडीए जो है क्या है, इसमें क्या है, इसमें मल्टी पार्टी है, ऐसी कांग्रेस के भी ग्रुप में मल्टी पार्टियां हैं जिसे इंडिया ग्रुप बोला गया। इंडिया क्या है, इंडिया भी एक मल्टी पार्टी कॉलिजन सिस्टम के अंडर ही आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, इन द प्रेसिडेंट सिस्टम द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ, प्रेसिडेंट सिस्टम में प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड किसका होता है, स्टेट का हेड होता है, कंट्री का, गवर्नमेंट का या पार्लियामेंट का, तो कंट्री का हेड होता है। तो प्रेसिडेंट को जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें, प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ पे है, यूएसए में है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यूएसए इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो वो पूरी कंट्री का हेड होता है। नेक्स्ट है, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है, तो इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। लास्ट अपील इंडिया के, जो यहाँ के बाद आप सिर्फ प्राइम प्रेसिडेंट को ही अपील कर सकते हो, भारत के राष्ट्रपति को ही अपील कर सकते हो। अगर कोई एक्यूज है तो उसकी लास्ट जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट पे होगी, और उसके बाद अभी अगर उसके लगता है कि उसके
कि जो फैसला है सही नहीं है तो वो लास्ट में प्रेसिडेंट के पास जा सकता है। तो भारत हाईएस्ट कोर्ट इंडिया का कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन बी कर रहे हैं। सेक्शन बी में राइट या इलेबोरेट आपको बताना है एनी टू पॉलिसीज मेंशन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर कौन सी दो पॉलिसी आती है? वैसे बहुत सारी पॉलिसी हो सकती है पर आप लिख लेंगे प्रमोटिंग द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, पूरे विश्व में जो है शांति बनाए रखना और पूरे विश्व में सिक्योरिटी बनाए रखना। जो टेररिज्म वगैरह की एक्टिविटीज है इनको सबको स्टॉप करना, खत्म करना और पूरे देश में क्या करना? शांति बनाए रखना और दुनिया में भी शांति बनाए रखना, ताकि जो इंटरनेशनली हम बिजनेस कर रहे हैं, टूरिज्म कर रहे हैं या डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको आसानी से किया जा सके। दूसरा, प्रोवाइड करना इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो भी इक्वल काम के लिए इक्वल ही सबको सैलरी दी जाए। जैसे कोई लेडीज या जेंट्स है, अगर वो सेम काम कर रहे हैं, दोनों ही सेम क्लास के सेम टीचर हैं, तो दोनों को सेम सैलरी दी जाए। ये नहीं कि उनको उनके जेंडर के अकॉर्डिंग सैलरी में कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है राइट एनी टू क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन लोकसभा। लोकसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए किसी भी इंडियन नागरिक को कौन सी दो क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए? दो क्वालिफिकेशन होती है। तो पहली, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, यानी कोई फॉरेनर चुनाव नहीं लड़ सकता, इंडियन सिटीजन ही चुनाव लड़ सकता है जो 10 साल या उससे ज्यादा से इंडिया में रह रहा हो, जो इंडिया में पैदा हुआ होगा तो वो इंडियन सिटीजन है। सेकंड, नॉट लेस देन 25 ईयर, उसकी एज 25 साल से कम ना हो, एंड अ वोटर फॉर एनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी, और वो कहीं ना कहीं वोटिंग देता हो, वोट देता हो, कहीं भी इंडिया के किसी भी स्टेट का वो वोटर हो, उसके पास वोटर आईडी कार्ड हो और वो वोटर हो। अगर उसको दो क्वालिफिकेशन है, एक तो वो सिटीजन है इंडिया का, उसकी एज 25 साल से ज्यादा है और वो कहीं ना कहीं इंडिया के किसी भी स्टेट में वोटिंग देने का उसके पास राइट है, तो वो चुनाव भी लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा आपसे व्हाट इज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये हमने पहले भी पढ़ा है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है? तो द राइट ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ अ कंट्री टू वोट, कंट्री के सभी सिटीजनों को वोट देने का अधिकार है, रिगार्डलेस देयर कास्ट, उनकी कास्ट को, उनके रेस को और उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन को नहीं देखा जाएगा, सभी को वोट देने का इक्वल राइट है और इट इज अ फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। और आप कह सकते हो कि वोट देना ये एक फाउंडेशन है डेमोक्रेसी के लिए, यानी जहाँ पे एक अच्छी डेमोक्रेसी होगी वहीं पे सभी लोगों को इक्वल राइट होगा वोट देने का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है राइट ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ अ कंट्री टू वोट रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रेस, इकोनॉमिकल कंडीशन, और इट इज अ फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कलेक्टिवली रिस्पांसिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है आपसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कलेक्टिवली रिस्पांसिबिलिटी ऑफ काउंसिल मिनिस्टर। काउंसिल मिनिस्टरों की कलेक्टिवली रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है? तो द कलेक्टिवली रिस्पांसिबिलिटी ऑफ काउंसिल मिनिस्टर इन इंडिया क्या है? ऑल मिनिस्टर आर अकाउंटेबल, सभी मिनिस्टर जो है वो अकाउंटेबल है, माने जाएंगे या जिम्मेदार माने जाएंगे। अकाउंटेबल का मतलब क्या है? जिम्मेदार माने जाएंगे। कॉन्सिक्वेंसी ऑफ जनरल कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कोई भी काम करती है, अगर अच्छा काम करती है तो उसके लिए भी उनको माना जाएगा कि उनका रोल अच्छा है, और अगर कोई गवर्नमेंट के द्वारा कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी कौन मानी जाएगी? काउंसिल मिनिस्टर माने जाएंगे। काउंसिल मिनिस्टर यानी वो जो जीत के आए हैं और जो सरकार बना रहे हैं, और मिनिस्टर ही रिस्पॉन्सिबल होंगे उस काम के लिए या डिसीजन के लिए। अगर कोई डिसीजन गलत लेती है सरकार तो उस डिसीजन के लिए जो गलती है उसके रिस्पॉन्सिबल भी कौन होगी? सरकार होगी। जैसे कि अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे शराब के ठेके खोले, तो उससे क्या हुआ? लोगों को प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो वो जो सरकार का डिसीजन था उसके लिए सरकार को ही उसके लिए दोषी भी माना गया। उसके अलावा जो आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के लिए बहुत अच्छे काम करे उसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला। तो कुछ अच्छा या बुरा जो भी कुछ गवर्नमेंट के द्वारा होगा उसके लिए जो मिनिस्टर्स हैं वही उसके अकाउंटेबल होते हैं। तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंसिल मिनिस्टर की
ठीक है। और मिनिस्टर क्या होता है, अकाउंटेबल होता है फॉर द कंसिक्वेंसी ऑफ जनरल कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट। और मिनिस्टर ही क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑफ देयर वर्क एंड डिसीजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड हाउ डज इट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है और ये कैसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा।